तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया है तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपका पहला सवाल। क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर ये जो सेट्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे, देखो जैसे ये आपका पहला सवाल है, पहला सब क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक सेट है, इस सेट का कुछ नाम नहीं है तो नाम दे दो, इसको हम लोग ए बोल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ये सभी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अभी इन्हें आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है ना, हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे तो हमने सॉल्व भी किया था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे ना, x की मदद से डिफाइन करेंगे। ठीक है, x की मदद से ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे x वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। तो सोचिए कुछ बन सकता है यहाँ पे। तो देखो ये हो सकता है 10 × n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। तो अगर आप ही सोचिए नेचुरल नंबर में 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 1 रखती हूँ n के प्लेस पे और 1 का मल्टीप्लाई 10 से करती हूँ तो ये आएगा। जी हाँ, है ना, x इज इक्वल टू देखो 10n है, तो n का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो ये 10 आ जाएगा। अगर मैं 2 लूंगी तो 20 आएगा, 3 लिया तो 30 आएगा, 4 लिया तो 40, 5 लिया तो 50। राइट, अब देखो अगर मैंने बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया, इसके आगे कुछ और कंडीशन नहीं लिखी, तो फिर हम 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, ऐसे करके होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में पूरा इन्फिनिटी तक के नंबर्स आते हैं। पर ऐसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, बस यहाँ पे 50 तक के ही नंबर्स है। तो फिर हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा कि n इज लेस देन और इक्वल टू 5। n का वैल्यू क्या होगा, 5 तक ही होगा, या फिर उससे छोटा उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए हमने क्या किया, इसी सेट को ये सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी सेकेंड वन देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, इसका कुछ नाम नहीं है तो नाम दे दो सबसे पहले। लेट सेट बी इज इक्वल टू, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखो, ये तो और भी सिंपल है। अभी आपको इतना सारा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक स्टेटमेंट में लिख दो बस। AEIOU ये क्या होता है, सोचिए जरा, देखते ही समझ में आ गया होगा। ये तो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के, है ना, तो बस वैसे ही लिख दीजिए। देयरफॉर सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए x वेयर x, ये सभी क्या है, वॉवेल है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज वॉवेल ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये लीजिए, हमने क्या किया, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड सब क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड में देखिए क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या है, डेज ऑफ अ वीक। मंडे भी डे है, एक सप्ताह में आने वाले दिन ही है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सभी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो इसका कुछ नाम नहीं है तो इसका नामकरण कर दो। लेट सेट सी इज इक्वल टू संडे, मंडे, पूरा लिख देते जल्दी से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, और ये हो गया आपका सैटरडे। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी आपको इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख दो C इज इक्वल टू, सेट C इज इक्वल टू x वेयर x। x क्या है, x की मदद से हम क्या करेंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो x क्या है, जैसे अगर मैं संडे की बात करूँ, संडे क्या है, डे ऑफ अ वीक। मंडे की बात करूँ तो मंडे क्या है, डे ऑफ अ वीक। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए ना, x इज डे ऑफ अ वीक। ये लीजिए, थर्ड सब क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, काफी आसान था। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 किया रहेगा तो ये सब में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने उधर भी सॉल्व किए थे, है ना। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
और आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगी, देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ना ये आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बताती हूँ, रुको। ऐसे लिखा हुआ है, एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स डे ऑफ अ वीक, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों भी क्या है, सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने तो ये आंसर दिया और पीछे तो ये लिखा है, मतलब ये गलत है। नहीं 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 नहीं, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपको जो मन करे वो लिखो, दोनों से तो वही मालूम पड़ रहा है ना, एक्स इज डे ऑफ अ वीक और एक्स रिप्रेजेंट डे ऑफ अ वीक, डिफरेंस क्या है, कुछ भी तो नहीं, ठीक है। तो ये भी लिखोगे फिर भी चलेगा, ये भी लिखा तो मतलब ये भी चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है, ठीक है। और हमको बताना क्या है, अभी बताती हूँ। सबसे पहले ये चारों सेट को आप लिख लीजिए। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखिए। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 to 12, और जो x का वैल्यू है ना वो 1 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये रहा आपका 12, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये है आपका सेट ए, ये भी लिख देते हैं 1 4 7 10। सेट बी को भी लिख लीजिए 2 4 6 7 11, 2 4 6 7 और 11। फिर यहाँ पे सेट सी लिख लीजिए 3 5 8 9 12। तो देखिए यहाँ पे हमने सेट ए लिख लिया, बी और सी। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें ना ए यूनियन बी बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो आपको पता है ना ये कैसे निकालोगे, क्या करोगे, ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब आएंगे, बस एक ही कंडीशन, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 1 इसमें है, लिख दीजिए, फिर 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा 2 की बात करेंगे, 2 को पहले लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की बात करेंगे तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करोगे, एक ही बार लिखोगे। उसके बाद 4 के बाद ये 6 लिख लो, फिर हम लोग 7 लिखेंगे, 7 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ये 10 और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 11, बस। और कुछ बचा हुआ है, ध्यान से देख लो जी, नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे पहला वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा हमें क्या बताना है, बी इंटरसेक्शन सी। हमें बताना है बी इंटरसेक्शन सी। अभी इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें हम लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट मतलब जो दोनों में होने चाहिए, ठीक है, जो दोनों में है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा, खाली सेट, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी आए क्या, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ऐसा खाली, ठीक है। चलो अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड हमको क्या बताना है, ए माइनस बी। बहुत ही अच्छा सवाल है। हम क्या कर रहे हैं बताइए, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो बी के अंदर ए में से माइनस कर रहे हो ना, तो आप कौन सा सेट देखोगे, जो यहाँ पे पहले सेट रहेगा ना, मतलब जो पहले सेट रहेगा उसे आप देखना, ठीक है। तो सेट ए के अंदर बी के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें आप कट कर दो। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 2 इधर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर उसको जाने दो। ये देखो 4 इसमें है और इसमें भी है, तो इससे आप ऐसे कट कर दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, रहने दो। 7 इसमें है ना, तो इसको काट दो। और 10 देखो नहीं है। तो अभी कौन कौन से एलिमेंट्स इधर बचे हुए, 1 और 10 है ना, तो इसे आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। क्या करना है एक बार आपको फिर से बताती हूँ, सुनो। माइनस में हम क्या करते हैं ना, जो पहले वाला मतलब जो पहले नंबर पे सेट आया रहता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं ए में से बी को घटा रहे हो ना, तो बी के जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट रहेंगे उनको आप कट कर दो, वो नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे रहेंगे उन्हें आप लोग लिख दोगे। तो 1 और 10 बचा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं फोर्थ वन।
नेक्स्ट वन देखिएगा, हमें क्या बताना है, b माइनस सी, मतलब b में से अभी c को माइनस करना है। तो कैसे करोगे, आपको पता है ना, ये वाला जैसे किया था वैसे ही करना है। अभी आप यहाँ पे कौन सा सेट देखोगे, सेट b देखोगे, क्योंकि सबसे पहले सेट b है, ठीक है। तो b में से c को माइनस कर रहे हो, तो c के अंदर जो भी एलिमेंट्स b में प्रेजेंट रहेंगे उन्हें आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और बाकी जो एलिमेंट्स सेट b के अंदर बचेंगे उन्हें आप यहाँ पे ला करके लिख दोगे। तो चलो देखते हैं कोई यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है क्या, मतलब जो दोनों में हो। देखो देखो 3 है, नहीं, 5 है, 8 है, 9, 12, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट्स है ना, 2, 4, 6, 7, 11, ठीक है, सब के सब यहाँ पे ला करके आप लिख दीजिए, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो 2, 4, 6, 7 और 11 ये लीजिए। फोर्थ वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ वाला देखेंगे, तो इसमें क्या बोला गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमको बताना है। तो अब क्या करेंगे, तीनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं सबको हम लिख देंगे, बस एक ही कंडीशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो क्या होगा पता है आपको, सबसे पहले ये 1 को लिख लो, जो भी लिखते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, ठीक है। 1 एक ही में है ना, लेकिन इसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 को लिख लो, एक लाइन से लिखते हैं। आप बोलेंगे पहले इधर से देखना चाहिए था, फिर इधर जाना चाहिए था, लेकिन एक लाइन में लिखते हैं ना, पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, ठीक है। तो पॉसिबल हो तो आप ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक लाइन से। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, उसके बाद इधर 3 है तो 3 को लिख लीजिए, फिर 4, तो 4 इसमें है तो इसको एक ही बार लिखना। 4 के बाद 5 आता है, ये देखो 5 यहाँ पे है, इसको लिख लो। फिर उसके बाद 6 तो यहाँ पे है ना, इसे लिख लीजिए। 7 इसमें भी तो एक ही बार लिखेंगे 7 को। फिर 8 है क्या, ये देखो 8, 9, 10 ये देखो 10, 11 है, 12 है, बस इसके अलावा और कुछ जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब लास्ट हमको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे इतना सब किया वैसे लास्ट वन भी कर लेंगे। हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। देखो बी यूनियन सी सबसे पहले निकाल लो। बी यूनियन सी का मतलब क्या, सेट बी और सेट सी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सबके सब आने चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी एलिमेंट्स। तो 2 लिखिए, फिर उसके बाद 3 लिखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है क्या, 10 देखो 10 नहीं है, 11 है और 12। इसके अलावा और कुछ ध्यान से देख लो, कुछ छोटा तो नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी यूनियन सी बता दिया। अब हम ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या क्या आएगा, तो अभी आपको सेट ए देखना है और सेट बी यूनियन सी देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या, जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो एलिमेंट को हम यहाँ पे ला करके लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो 1 इसमें है और इसमें है क्या, नहीं है, ओके। 3 है, नहीं है। 4 दोनों में है, तो 4 को हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 ये देखो 7 दोनों में है, तो इसे लिख देते हैं। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं, 11, 12 कुछ भी नहीं, तो बस इसके अंदर ना यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, समझे आप। तो यहाँ पे देखिए हमने सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब काफ़ी इजी थे, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये माइनस मतलब होता क्या है, फिर ये सब क्या होता है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर वो माइनस वाला, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंटरसेक्शन और यूनियन में। तो कंफ्यूज मत होना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो सम्स की, आपको समझ में आने लगेगा।
यहाँ पर देखिएगा ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन जो काफ़ी इजी है, बस समझने के ऊपर है। अगर आपने समझ लिया फिर तो इसका सॉल्यूशन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या बोला गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस। मतलब क्या, जैसे समझिए 425 टोटल बच्चे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, चलो आपको ना पूरा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 425। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 425, ठीक है, जिसमें से 115 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, ठीक है, और 160 बच्चे ऐसे जो ऑरेंज जूस पीते हैं, और 80 बच्चे ऐसे हैं ना जो दोनों ही पीते हैं, ऑरेंज भी पीते हैं और एप्पल भी पीते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, यानी हमें ना वो बच्चे बताने हैं जो ना ही एप्पल जूस पीते और ना ही ऑरेंज जूस पीते। तो कैसे करोगे, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखना सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो आपका हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी ऑल स्टूडेंट का सेट क्या हो जाएगा यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस, ठीक है, एप्पल जूस। इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, बाद में आपको ये बताती हूँ डायग्राम कैसे बनाना है। एप्पल जूस, ठीक है। उसके बाद सेट बी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि वो बच्चे, मतलब ये जो सेट बी है ना, ये उन बच्चों का सेट है जो क्या पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना तो हमको कंसिडर करना ही होता है, यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए, सेट बी, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 425, यानी कि एन ऑफ यू कितना है 425, ठीक है ना। उसके बाद एन ऑफ ए, यानी एप्पल जूस पीने वाले कितने बच्चे हैं 115, यानी एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी मतलब स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो कितने बच्चे हैं जो ड्रिंक करते हैं ऑरेंज जूस को 160, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 160। और अगर आपको ऐसे सेट के फॉर्म में दिखाना है इधर बना करके, तो आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। टोटल इतने बच्चे हैं, और सेट ए सेट बी हम दिखा देते हैं, सेट ए और सेट बी दोनों को एक में मिला करके बनाना है, ऐसे करके। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो दोनों ही पीते हैं, ये समझिए सेट ए है, सेट बी है। सेट ए क्या है एप्पल जूस वालों का, सेट बी क्या है ऑरेंज जूस वालों का, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं एप्पल जूस भी पीते हैं ऑरेंज जूस भी पीते हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को ऐसे आपको मिला करके एक में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखना कितने बच्चे हैं जो दोनों ही पीते हैं, दोनों ही पीते हैं। तो अभी आप इसको कैसे दिखाओगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो बच्चे जो एप्पल जूस भी पी रहे हैं और ऑरेंज जूस भी पी रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में आए, ठीक है। एप्पल जूस भी पीते, देखो एप्पल जूस भी पीते ऑरेंज जूस भी पीते। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी पी रहे हैं, देखो इस साइड में भी आ रहा है, और ऑरेंज जूस भी पीते हैं, ऐसे 80 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो एप्पल जूस पीने वाले कितने बच्चे थे 115 थे ना, 115 में से 80 को माइनस कर दो, 5 8 9 10 11 35, यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। मतलब क्या 115 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, राइट। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको 115 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा वो भी आपको बता देती हूँ। तो टोटल कितने बच्चे थे जो ऑरेंज जूस पीते थे 160, इसमें से 80 को घटा दो, 80 आएगा, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 80, ठीक है, ऐसे। अब हमें बताना क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमें ये बताना है कि ऐसे बच्चे जो ना ही एप्पल जूस पीते और जो ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं, तो ये कैसे बताओगे आप। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे है ना एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो,
क्यों निकालना है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, ए यूनियन बी का मतलब क्या? ए यूनियन बी का मतलब ये है वो बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब या तो वो एप्पल जूस पियेंगे या फिर वो ऑरेंज जूस पियेंगे या फिर दोनों ही पियेंगे, मतलब ऐसे ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब ये हो जाएगा। ए यूनियन बी हम लोग क्या करते थे, ए और बी में जो भी एलिमेंट्स रहते थे सबको लिखते थे, बस जो रिपीट होता था उसको एक बार लिखते थे, है ना। तो वही चीज सेम टू सेम वही तो है यहाँ पे। अच्छा इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, उसके बाद माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, एन ऑफ, यहाँ पे यूनियन है ना तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। याद है या फिर भूल गए? अब देखो एन ऑफ ए कितना है आपके पास 115 प्लस एन ऑफ बी इज 160 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 80। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसमें से 80, 115 प्लस 80, 160 में से 80 गया 80, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 8 1 9, 195 आ जाएगा, ठीक है। यानी 195 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, चाहे तो एप्पल जूस या फिर चाहे तो ऑरेंज जूस, ठीक है, या फिर दोनों ही। इतने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, ठीक है। अगर आप चाहते तो ऐसे डायरेक्टली इन सभी को प्लस कर सकते थे, 80 80 कितना हो जाएगा 160, 160 और 35 कितना हो जाएगा 195, समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते थे और यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज करके कर दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले एक काम क्या करो, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद उधर आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, पर ठीक है ना, ऐसे भी करो, ये भी कहाँ इतना डिफिकल्ट है। अब हमको बताना था कि हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो इतने बच्चे ऐसे हैं 425, टोटल कितने, इतने बच्चे हैं 425 बच्चे हैं पूरे समझिए स्कूल में, ठीक है, जिसमें से 195 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे तो एप्पल जूस चाहे तो ऑरेंज जूस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं। कितने, 195 स्टूडेंट्स। हमें क्या बताना है, जो कुछ भी नहीं पीते, ना एप्पल ना ऑरेंज जूस। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है ना, ये जो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से ये जो कुछ ना कुछ पीने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे, यानी 425 माइनस 195 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको लिखना कैसे है, ये तो हमने डायरेक्टली इधर निकाल लिया, पर लिखना भी तो पड़ेगा, लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर ड्रिंक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, यहीं पे लिख देते हैं ना, नॉर ऑरेंज जूस इज इक्वल टू, क्या होगा, आप क्या करोगे, जो यूनिवर्सल सेट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 425, यानी एन ऑफ यू में से आप किसको माइनस करोगे, इसको माइनस कर दोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब अभी बताया था जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, ठीक है। अब एन ऑफ यू कितना है 425 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 195, चलो माइनस करो, आपको अभी आंसर मिल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 जाएगा तो 9, 10 11 12 मतलब 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 12 में से 3 जाए, 12 में से 9 जाएगा तो 9, 10 11 12 3 में से 1 गया 2, मतलब 230 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो ये लीजिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए और एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो बनाना, अगर नहीं चाहो तो मत बनाना, ठीक है। वैसे बना करके दिखाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, है ना, आपका रिप्रेजेंटेशन, ये भी लिखोगे प्लस ये भी बनाओगे तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो पूरा लिखो या फिर इसको हटा भी सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं
और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो देखो इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो अगर और आया ना, आप याद करके रखो, चाहिए तो कहीं पे लिख करके रखो, और आया मतलब यूनियन, और अगर एंड आया यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे देखो, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी 12 ऐसे हैं जो बस मैथमेटिक्स सिखाते हैं, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे एंड आया, एंड आया मतलब इंटरसेक्शन। ओके, मतलब 4 टीचर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सिखाते हैं। तो हमको बताना क्या है कि हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, यानी कितने टीचर्स ऐसे हैं जो क्या सिखाते हैं, फिजिक्स सिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखना लेट सेट ए बी द, सेट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ टीचर्स, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, हु टीच मैथमेटिक्स। तो सेट ए कौन से टीचर्स का सेट है, जो क्या सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं। ठीक है, अभी हम एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी, और यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, हु टीच फिजिक्स। ओके, इतना आपको समझ में आया। हमने यहाँ पे सेट ए लिया और सेट बी लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी बात की जाएगी बस उतना ही लेना। ओके, तो सेट ए और सेट बी ले लिया। अब देखो इसमें ध्यान से क्या क्या दिया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और आया मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, 20। फिर उसके आगे क्या है, उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, यानी कि एन ऑफ ए कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, उसके आगे क्या है कि 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे एंड आया, एंड आया मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, यानी कि हमें एन ऑफ बी बताना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेट बी है ये क्या है, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स वाले टीचर्स बताने कि वो कितने होंगे, मतलब आपको एन ऑफ बी ही बताना है ना। तो एन ऑफ बी आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, आपके पास ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, एन ऑफ ए है, तो ये भी निकाल सकते हैं ना। कैसे, फॉर्मूले का यूज करके। देखो हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना, यहाँ पे लिखिए वी नो दैट, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला हमको पता है, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, यहाँ पे यूनियन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 20, एन ऑफ ए इज 12, बी तो हमको पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4। अब इसको आगे सॉल्व करो, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, प्लस एन ऑफ बी, 8 को इधर ले लो तो 20 माइनस 8 करोगे तो एन ऑफ बी आपको क्या मिलेगा, 12। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 टीचर्स ऐसे हैं जो क्या सिखाते हैं, फिजिक्स सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि नंबर ऑफ टीचर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 12। ठीक है, यानी 12 लोग ऐसे हैं, 12 टीचर्स ऐसे हैं जो क्या सिखाते हैं, फिजिक्स सिखाते हैं। ठीक है, और जो हमको निकालना था वो तो हमने कर लिया, बस इतना ही करना था। ठीक है, और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आया तो यूनियन, एंड आया तो इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और ये रहा दूसरा। तो सबसे पहले ये वाला कर लो। यहाँ पे देखो सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमको ए क्रॉस ए बताना है, फिर ए क्रॉस बी बताना है। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ये ए क्रॉस ए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ए क्रॉस ए बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिया, 1 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ बनाना। ठीक है, ए क्रॉस ए है ना, मतलब यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यानी इसी का इसी के साथ करना है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, यानी 1,1 आएगा, फिर इधर 1,2 आएगा, 1,3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 ले लो, 2 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे 2,1, 2,2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2,3। अब 3 ले लो, 3 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,1, 3,2 और फिर यहाँ पे 3,3। ये लीजिए, यहाँ पे आपका पहला वाला ये जो था ना A क्रॉस A, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम सेकेंड वन देखेंगे। हमें बताना है A क्रॉस B। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे सेट A देखोगे और सेट B देखोगे। ठीक है, पहले A है ना, तो सेट A से एलिमेंट ले लो। पहला एलिमेंट 1 है, 1 की जोड़ी ये दोनों एलिमेंट के साथ, तो 1,2 और 1,4। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ले लो, क्या है 2, तो 2 की जोड़ी इन दोनों के साथ 2,2 और 2,4। फिर 3 है ना, तो 3 की जोड़ी इन दोनों के साथ 3,2 और 3,4। ठीक, समझ में आ गई बात। फिर यहाँ पे थर्ड वन देखो, B क्रॉस A। तो यहाँ पे लिखिए तीसरा डाल करके, तीसरा नंबर B क्रॉस A। अब देखो यहाँ पे जो आप पहला एलिमेंट लिखोगे ना, वो कौन से सेट से लोगे, तो सेट B से लोगे, दूसरा एलिमेंट सेट A से लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, उसके बाद 2 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ बनानी है। ठीक है, इस 2 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ सेट A के, तो 2,1 आएगा, 2,2 आएगा और फिर क्या आएगा 2,3 आएगा, है कि नहीं, ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या करना है, ये 4 ले लीजिए, 4 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ बनाइए, तो 4,1, 4,2 और यहाँ पे 4,3 लिख दिया मैंने, खत्म। बस इतना ही है ना, देख लीजिए एक बार। जी हाँ, एकदम सही है। अब उसके बाद हमको B क्रॉस B बताना है, तो चलिए ये भी बता देते हैं, इसमें देरी किस बात की, है ना। B क्रॉस B, तो क्या करोगे, सेट B से एलिमेंट ले लोगे 2। अब 2 की जोड़ी दोनों के साथ, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, समझिए सेट B का सेट B के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं ना, तो 2 लिया और 2 की जोड़ी इन दोनों के साथ, तो 2,2 और यहाँ पे आ जाएगा 2,4। फिर 4 लेंगे, 4 की जोड़ी दोनों के साथ, 4,2 और 4,4। ये लीजिए, खत्म। अब हमको क्या बताना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ये तो और भी सिंपल है, यहाँ पे लिख दे फिफ्थ वन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब देखो A क्रॉस B हमारे पास है क्या, ये देखो ये है ना A क्रॉस B, फिर B क्रॉस A है क्या, ये देखो ये दोनों है ना। अभी इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो दोनों में हो उसे हमें लिख देना है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, 1 2 है क्या, नहीं 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 है, 1 4 ये भी नहीं है, 2 2 ये देखो 2 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद और कुछ ध्यान से देख लो, 2 4 2 4 इसमें नहीं है, 3 2 3 2 भी नहीं है, 3 4 है ही नहीं, तो बस यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा, समझे कि नहीं। तो बस इतना ही करना था। यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन लीजिए कंप्लीट हो गया। अभी ये दूसरा वाला है ना, तो ये भी बता दूँ आपको, चलो इधर बता देती हूँ, या फिर एक काम करते थोड़ा सा, अच्छा पहले एक काम करो, पहले इतना लिख लो, फिर उसको थोड़ा अलग से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये 3 बार है ना, पहली बार ऐसा देख रहे हो, A क्रॉस A, तो ये कैसे करोगे ये आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले आप इसको लिखिए। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 किया रहेगा ना, तो ये तो पक्का समझ में आता ही होगा। देखिए यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन, तो इसमें सेट A दिया गया है, हमें क्या बताना है, A क्रॉस A। तो अगर आप चाहो कि डायरेक्टली हम निकाल ले A क्रॉस A, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप एक काम करना, A क्रॉस A निकाल लेना। ठीक है, A क्रॉस A निकाल लो। तो A क्रॉस A निकालना तो आपको आता ही है ना। तो क्या लिखोगे, पहले ये -1 ले लोगे और -1 की जोड़ी ये दोनों एलिमेंट्स के साथ, मतलब -1, -1, फिर यहाँ पे -1, -1। ठीक है, अब ये 1 ले लोगे और 1 की जोड़ी इन दोनों के साथ, तो 1, -1, फिर यहाँ पे 1, 1। ये मैं कैसे कर रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे ये सेट A है ना,
तो सेट ए को लिख लो, फिर क्रॉस क्या है, अगेन सेट ए है तो इधर सेट ए को लिख लेना, ठीक है। अब देखो -1 लिया, इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ, देखो -1 इधर से लिया ना, -1 फिर -1 +1, फिर यहाँ से +1 लिया, इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ तो +1 -1 1 और +1 -1, ठीक है, फिर +1 और फिर ये +1, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? तो डायरेक्टली अगर समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते तो दो ऐसे लिख करके करो, चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे A क्रॉस A निकाल लिया, हमको एक्चुअल में बताना क्या है, A क्रॉस A बताना है, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे, ये आपने निकाल लिया ना, बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो A क्रॉस, देयरफॉर A क्रॉस A, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, A क्रॉस A कितना आया है, ये आया है ना, इसे आप लिख दो बस, -1 फिर -1 1 -1 फिर यहाँ पे 1 और 1। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आंसर गलत आएगा। इससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ, हमने यहाँ पे A क्रॉस A निकाला था, उसको लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे क्रॉस है, उसके बाद क्या है, सेट A है, तो सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सेट का क्रॉस करना है इस सेट के साथ। तो कैसे होगा, पहले ये वाला सेट आ रहा है यानी ये वाला, और बाद में ये, तो हम क्या करेंगे, इस सेट में से एक एलिमेंट लेंगे, फिर इसकी जोड़ी ये दोनों के साथ, उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, इसकी जोड़ी ये दोनों के साथ, फिर ये लेंगे जोड़ी दोनों के साथ, फिर ये लेंगे दोनों के साथ। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम ये लेंगे सबसे पहले -1 और 1, इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ, तो -1 1, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 लिख दीजिए। फिर ये दोनों की जोड़ी इसके साथ, तो -1 फिर यहाँ पे क्या है 1, है ना, कितना सिंपल। उसके बाद यहाँ पे अभी इसको ले लो, -1 और 1, इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की जोड़ी इसके साथ 1 के साथ, तो क्या लिखोगे, -1 1 और +1, ठीक है। अब ये ले लो, इसकी जोड़ी दोनों के साथ, तो इधर कर देते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, 1 और -1 ये ले रहे हैं, 1 और -1, इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ है ना, तो पहले -1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 -1 और इधर क्या है +1, ठीक है। अब ये ले लो, इसकी जोड़ी दोनों के साथ, तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, उसके बाद 1 1 और इधर आ जाएगा +1। ये लीजिए, यहाँ पे हमने A क्रॉस A फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये एकदम सही है, तो आपको एक तरीका बताया था ना मैंने, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 2 × 2 × 2 करो, 2 2 4 4 2 8, गिनो ये 8 एलिमेंट्स हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तरीके से करोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा और गलत भी नहीं आएगा। अगर ऐसे डायरेक्टली करने गए, ठीक है, तब गलत आ सकता है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो, कर सकते हो, तो करो ना डायरेक्टली, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो इसमें देखिए सेट A दिया है और सेट B दिया है। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। देखो यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे R1 R2 R3 R4। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी A टू B रिलेशन कौन कौन से रिलेशन है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख देना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे A क्रॉस B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिलेशन ही होता है, रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, तो सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड आउट करिए। तो क्या करेंगे, ये 1 लेंगे, 1 की जोड़ी तीनों के साथ, तो 1, 4, 1, 5 और 1, 6, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद ये देखो 2 लेंगे और 2 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो 2, 4, फिर 2, 5 और फिर यहाँ पे लिख दीजिए 2, 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 3, 5
और फिर यहाँ पे 3,6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे A क्रॉस B निकाल लिया। अब एक एक करके हम लोग रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा R1, यहाँ पे R1 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पे चेक क्या करना है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, क्या ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर ऐसा है मतलब ये जो आपका रिलेशन है ना, जैसे मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट बताया था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो रिलेशन होता है वो क्या रहता है, वो मतलब कोई भी रिलेशन है तो वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन इसके सबसेट होंगे, क्योंकि ये क्या है, A क्रॉस B इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो फिर हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो मतलब ये रिलेशन है फ्रॉम A टू B, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ये R2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से बस आप इसको समझो। अगर आप चाहते ना तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करते, मतलब ऐसे चेक करते ना, इधर 1 है, फिर इधर 4 है, फिर इधर 1 है, इधर 5 है, ठीक है। लेकिन वैसा करने से अच्छा है आप इधर A क्रॉस B निकाल लो और फिर चेक करते जाओ कि ये है कि नहीं। अगर है तो बोल देना रिलेशन है फ्रॉम A टू B, और अगर नहीं है तो बोल देना नहीं है रिलेशन। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 1,4 इसमें है, 1,5 ये भी है, 1,6 है, मतलब R1 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सिंस R1 इज द सबसेट ऑफ, या फिर ऐसे लिखो ना सिंबॉलिकली इसको प्रेजेंट करो कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का क्या है, ये सबसेट है। सो देयरफॉर R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। समझ में आ गया आपको? तो ये लीजिए, इतना सही है बस। अब आगे देखो, यहाँ पे ये R2 दिया गया है, तो 1,5 है, 2,4 ये भी है, 3,6 है क्या, जी हाँ है। मतलब R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे लिखिए सिंस R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो देयरफॉर क्या लिखोगे, R2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। लिख दीजिए R2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये लीजिए। अभी थर्ड वन देखेंगे तो चेक करो, यहाँ पे 1,4 है, 1,5 ये भी है, 3,6 है क्या है, 2,6 है, 3,4 जी हाँ है। मतलब R3 भी क्या है, इस A क्रॉस B का सबसेट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो देयरफॉर R3 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। R3 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये लीजिए। अब आगे देखते हैं R4 को। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4,2 है क्या, ध्यान से देखो कहीं पे नहीं है। 2,6 है क्या, 2,6 तो है, ठीक है 2,6 है। 5,1 नहीं है, 2,4 नहीं है, अच्छा 2,4 है, 2,4 है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2,6 है, 2,4 है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है। अब ये दोनों नहीं है तो अब आप कैसे बोलोगे कि R4 इसका सबसेट है, नहीं है इसका सबसेट। और जब ये सबसेट नहीं है तो फिर ये रिलेशन भी नहीं है फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस R4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, so therefore R4 is not relation of, R4 is not a relation from A टू B। समझ में बात आई आपको? ठीक है, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, एक बार फिर से बताती हूँ। R4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R4 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, सो देयरफॉर R4 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहते ना तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप डायरेक्टली कैसे करते, मतलब आप ये नहीं लिखते, आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक करते। जैसे कि R1 में देखो, R1 को देखना, इसमें जो एलिमेंट्स है ना उनको आप चेक करते जाते। जैसे कि ये देखो सेट A के अंदर 1 है, सेट B के अंदर 4 है क्या, देखो 4 हाँ है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये 1 लिया, इधर से 5, ये 1 लिया, इधर से 6, ऐसे करके आप चेक कर सकते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी करते, यहाँ पे भी करते, तो ऐसे भी आपका आंसर आता। लेकिन जब हमने ऐसे लेकर के किया तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन की बात है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद हमने चेक किया कि ये सभी रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है कि नहीं है। जो थे उनको बोल दिया हमने कि ये रिलेशन है, और जो नहीं थे उनको हमने क्या बोला, देखो इसको हमने क्या बोला कि ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम ए टू बी। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, इसमें देखो यहाँ पे आप ए लिख लीजिएगा, जैसे R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद यहाँ पे R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फिर यहाँ पे R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो इसमें हमें बताना क्या है, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। रिलेशन क्या है, A, B where A belongs to natural number, A is less than 5 and B is equal to 4। अरे ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में देखा था, एक बार जाकर के देखना, सेम टू सेम यही था, ठीक है। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिलेशन निकालो, रिलेशन मत निकालो, A और B के वैल्यूज, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से A के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड A इज लेस देन 5। तो A के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा क्या, नहीं वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, A इज लेस देन 5। A 5 से छोटा ही होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे A के। और B का वैल्यू क्या होगा, B का बस एक ही वैल्यू होगा, वो क्या 4। अब डोमेन और रेंज यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो ऑर्डर पेयर में जो पहले वाले प्लेस पे नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जो दूसरे प्लेस पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी A के वैल्यूज है ना, ये सभी आपके डोमेन हो जाएंगे, और ये जो B का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दे आर फॉर डोमेन ऑफ R, यानी रिलेशन क्या आएगा, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ R 4, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, 7 क्वेश्चन, सबके सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। काफ़ी इजी था मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। तो बस आप लोग को अभी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो सारे मतलब इसके सॉल्यूशंस है ना, इसकी PDF बना करके मैं उस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, तो ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहोगे तो फिर आपको ये मतलब एक तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे ना, है कि नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप उसी को खोलो और समझ लो, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।